अरे बहू लाई थी या नौकरानी। पूरे 5 साल बाद प्रभात अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनी के लिए प्रभात काम करता था। प्रभात अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रभात की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 6 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आई, लेकिन उसकी नज़रें साक्षी को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये साक्षी मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। प्रभात एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने साक्षी के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। प्रभात ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे तो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। प्रभात अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि साक्षी उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा जरूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापिस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए प्रभात उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन साक्षी बालकनी में आकर खड़ी हो गई और प्रभात की तरफ देखने लगी। प्रभात भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह साक्षी को ही देखना चाहता हो। प्रभात से नजरें मिलते ही साक्षी के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। प्रभात भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। साक्षी सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद प्रभात साक्षी को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। प्रभात यही बात दूसरी बार साक्षी के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़े बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। प्रभात अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी प्रभात को मिलने आते रहे और साक्षी को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली साक्षी इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा साक्षी के। प्रभात चाहता था कि साक्षी भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद साक्षी ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त प्रभात और साक्षी अच्छे से मिल पाए। प्रभात साक्षी के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने साक्षी को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। साक्षी सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो साक्षी तुरंत उठकर उसको दूध पिलाने के लिए चली गई। प्रभात कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो प्रभात उठा और साक्षी को पुकारने लगा। जब साक्षी पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। प्रभात बाद में साक्षी को देखने गया तो साक्षी उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब प्रभात सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि साक्षी ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। प्रभात अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि साक्षी से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही साक्षी की मदद करना शुरू कर दिया था। प्रभात के हाथ बटाने से साक्षी को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। प्रभात ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि साक्षी अब वो साक्षी नहीं रही थी जिसे प्रभात शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये साक्षी तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो,
किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। प्रभात साक्षी को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। साक्षी का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर प्रभात को समझाया, तुम अपनी बीबी की मदद करती हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीबी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी लगता है। और सोचो, आगे चल के साक्षी को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। प्रभात हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने प्रभात को समझाया था, प्रभात भी उनकी बातों में आ गया। अब प्रभात साक्षी की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने प्रभात को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। प्रभात ने अब घर से ही कंप्यूटर्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और एक बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना प्रभात कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद प्रभात ने यह फैसला किया कि वह अब साक्षी के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर साक्षी भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने कंप्यूटर्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी प्रभात को इजाज़त दे दी। प्रभात चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब साक्षी नौकरी करती और प्रभात घर से ही ऑनलाइन अपने कंप्यूटर्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। साक्षी घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की प्रभात के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी साक्षी का हाथ ना बटाया करता। प्रभात अब दिन रात अपने कंप्यूटर्स बेचने में ही मसरूफ रहता। कभी कभी साक्षी उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। साक्षी तो बीमार ही थी, लेकिन एक बार प्रभात बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में प्रभात के पास सिर्फ साक्षी थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे प्रभात को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो साक्षी के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो साक्षी का जीवन साथी सिर्फ नाम नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि साक्षी के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वह नज़रअंदाज करता आया था। प्रभात को अब अपना दर्द साक्षी के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना पाटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू प्रभात की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए साक्षी से माफ़ी मांगी और फिर उनकी जीवन खुशहाली से चलने लगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। आशा करता हूँ आपको यह प्यारी सी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।